हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस सेट का कट ऑफ मार्क 75 रखा गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगर बात करें कि इसका प्रारूप किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया, तो इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी अधिसूचना जो है 10 जनवरी 2020 को जारी की गई। फ्रेंड्स, 3 से 5 सेकंड में आप आंसर चुन लीजिए। जितना जल्दी आप आंसर चुनेंगे उतना ही जल्दी हम वीडियो को कवर भी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। और इनकी जो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है 65 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का मीडिया में दावा किया गया है। तो आप सभी जानते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग से भारी तबाही हुई है। और इसमें जो है कोआला प्रजाति का एक जानवर है जिसकी आधी आबादी समाप्त होने की जो है दावा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में एकातेरिनी सकेलारोपोलो, पढ़ लीजिए, सकेलारोपोलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो देखिए, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बनी है यूनान की यानी कि ग्रीस की। और ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। याद रखिएगा, कहाँ है इसकी राजधानी? एथेंस है। इंपॉर्टेंट है। और यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ा करके कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो देखिए, इसका कार्यकाल जो है अब बढ़ा के कर दिया गया है। कब तक? तो ऑप्शन में जो है वो आंसर आपको नहीं मिल दिया गया है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल अब बढ़ा के कर दिया गया है 31 जनवरी 2021 तक। 31 जनवरी 2021 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, EIU की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। एक्चुअली ये 2019 का सूचकांक जो है 2020 में जारी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा रहा था आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है 165 देशों की सूची में भारत का स्थान जो रहा था वो रहा था 51वां। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर अगर बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे था। और पिछले वर्ष यानी कि 2018 में भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 41वां, और भारत को 10 अंक का नुकसान हुआ है इस वर्ष। और सबसे पहले स्थान पर आपको बता दिया कि नॉर्वे है, और सबसे आखिरी में उत्तर कोरिया है। कौन सा देश है? उत्तर कोरिया है, जहाँ के जो तानाशाह किम जोंग उन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि रहे जायर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं। पहले आप लोग बताइएगा कि पिछले वर्ष यानी कि जब भारत 70वां गणतंत्र दिवस मनाया था उस समय मुख्य अतिथि कौन थे। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, जायर बोल्सोनारो जो हैं यह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले तीसरे ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील के ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो है, ध्यान रखिएगा, 1996 में, इनसे पहले 96 में जो है मेम फर्नांडो आए थे। कौन? मेम फर्नांडो आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 2004 में जो है आई थी कौन?
लूला डिसिल्वा आए थे और ये तीसरे राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत जो है वर्ष 2030 तक जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में जो है स्थापित कर लेगा। कोरोना वायरस का प्रसार किन देश में सबसे पहले हुआ? तो आप सभी को पता है कि कोरोना का जो आरंभ हुआ, जो उत्पन्न हुआ कोरोना, वो कहाँ से हुआ? चीन में हुआ। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, बहुत लोग को पता नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब देखिए लोकसभा, जब नई लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का जब गठन होने के बाद ऐसा होता है कि जो सबसे निर्वाचित जो बुजुर्ग सदस्य हैं, अनुभवी सदस्य हैं, उनका नाम जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। आप ध्यान रखिएगा। और जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का जो है वो सारा प्रक्रिया है, जो सारा उसका जो पद है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए और बात करें कि 17वीं लोकसभा के कौन प्रोटेम स्पीकर थे? तो ये वीरेंद्र कुमार थे। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो सबसे पहले यह कब मनाया गया? तो सबसे पहले यह मनाया गया था 21 जून 2015 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 21 जून को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल ही में चुना गया है? तो 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जगत प्रसाद नड्डा यानी कि जेपी नड्डा। ठीक है, इससे पहले अमित शाह थे। अगर बात करें कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे भारतीय जनता पार्टी के, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित किस हाई कोर्ट में यानी कि किस उच्च न्यायालय में जस्टिस क्लॉक, ठीक है, CLOCK, जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है? तो ये जस्टिस क्लॉक है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। देखिए जस्टिस क्लॉक है यानी कि एक क्लॉक होगा, एक जो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड होगा जिस पर राज्य के सभी न्यायालयों के जितने भी राज्य के न्यायालय हैं उसमें लंबित और निपटाए गए जितने भी मुकदमे हैं उसकी अपडेट की जानकारी दी जाएगी इस क्लॉक पर। और यह लगाने का प्रस्ताव किया है कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 50% पदों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है यह स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित करके। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको पराजित करने में घनानंद को किसने चंद्रगुप्त का जो है सहयोग किया था? चाणक्य ने किया था, और चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसी के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसमें से कौन सा अखबार निकाला जाता था, बताइएगा। तो देखिए बाल गंगाधर के द्वारा मैं अखबार बताता हूँ, आपको ध्यान रखना है। पहला तो हो गया इसमें केसरी, और ये किस भाषा में था केसरी? तो केसरी जो था मराठी में था। ठीक है, उसके बाद जो आता था इनका द मराठा, नाम था द मराठा। ठीक है, लेकिन होता था किस भाषा में? ये अंग्रेजी में। उसके बाद गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य। तो आप ये तीनों जो हैं इनकी पत्रिकाएं याद रखिएगा, अखबार कहिए या पत्रिका कह लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट क्या था? तो देखिए दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त करके दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन होता क्या है, अंत में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और इसी को जो है त्रिपुरी संकट कहा जाता है। और इनके इस्तीफा देने के बाद 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह पर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो है विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, और उन्होंने यानी कि कैप्टन मोहन सिंह ने
1 सितंबर 1942 को जो है एक यूनिट का गठन भी किया था। आज़ाद हिंद फौज के एक यूनिट का इन्होंने गठन भी कर दिया था। लेकिन सफल जो है इसके गठन का श्रेय दिया जाता है रास बिहारी बोस को। किसको दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना करने का श्रेय रास बिहारी बोस को। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके प्रथम सेनापति जो थे ये कैप्टन मोहन सिंह ही थे। बात करें अगर सुभाष चंद्र की बोस की, तो आपके मन में सुभाष चंद्र बोस भी आ रहे होंगे। देखिए, रास बिहारी बोस ने जब सफलतापूर्वक इसकी स्थापना किया, उसके बाद 1943 में जो है सुभाष बाबू को इसका जो है सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए। मैं आपको समझाने के चक्कर में भूल जाता हूं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखने के बाद जितना हो सकेगा इसको शेयर कीजिएगा। चाहे आप किसी फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजिए, किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया में हैं वहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया कब था, ठीक है, इसको लागू कब किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1856 में स्वतंत्रता पूर्वक इसे लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखिए 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो ये किसने रखा था? ये रखा था हजरत मोहानी ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, आपको जस्ट फार्मूला पे पुट करना है और आंसर निकालना है। इसका आंसर आप फटाफट अभी निकालिए और कमेंट करके बताइए। आंसर मैं इसका बता देता हूं, लेकिन आप पहले निकालने का प्रयास कीजिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसका वीडियो देखने के बाद इसका आंसर आप निकालिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40%। कर्म का सिद्धांत है। तो देखिए, कर्म का सिद्धांत जो है ये कहाँ से है, मतलब कि किस मीमांसा से है, या वैशेषिक से है, या वेदांत से है, या फिर न्याय से है, तो बताइएगा। तो ये लिया गया है मीमांसा दर्शन से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। टोटल 7 दर्शन है, याद रखिएगा। टोटल कितने दर्शन हैं? 7 दर्शन है, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय के प्रतिपादक कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो न्याय के प्रतिपादक हैं गौतम, ठीक है। उसके बाद योग के प्रतिपादक, योग दर्शन के पतंजलि। उसके बाद चार्वाक दर्शन के चार्वाक, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के कनाद, ठीक है, कनाद। उसके बाद बात उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के बादरायण और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर को ध्यान से आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, बिल्कुल सही है, 1784 में आया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था डलहौजी के समय में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके तहत जो है किस राज्य का विलय सबसे पहले किया गया, तो सबसे पहले किया गया था सतारा का, ठीक है, सतारा का विलय किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले। उसके बाद इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया था, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था ये किसके समय में आया था, ये गलत था, इसलिए सही आंसर यही होगा। तो बताइए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर किया, और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर्स 2020 के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने टेस्ट वाइज कवर किया, और टोटल हम लोगों ने 15 टेस्ट, 1 से लेकर के 15 टेस्ट को कवर किया है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस का हमने एक एक वीडियो, पॉलिटी का हमने एक वीडियो, हिस्ट्री का एक वीडियो, और ज्योग्राफी का 2 वीडियो, और जनरल साइंस का 1 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। और बिहार दरोगा ऑल इंडिया का 2 टेस्ट हम लोगों ने कवर किया है। तो करीब 35 से 40 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था, तो ये किया था लॉर्ड एटनबरो ने, ठीक है। यहाँ ऑप्शन सी होगा, एलन ब्रो ने इसको जो है समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट है, अवश्य ध्यान रखिएगा,
ठीक है, बात करें शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था, ये भी पूछा जाता है। तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था वेलेज़ली ने। किसने लगाया था? वेलेज़ली ने लगाया था। उसके बाद सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो अभी हमने चर्चा किया था कि ये किसका ग्रंथ है, यह है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। ऑप्शन ए होगा 27 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि कथन पढ़ना है और आपको कारण दिया गया है, बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो पढ़िए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल है, सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये भी करेक्ट है। तो देखिए कथन ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ये आर कथन, ये आर जो है यानी कि कारण कथन ए का सही व्याख्या है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋतुएं क्यों होती हैं, यानी कि ऋतु जो होते हैं वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये क्यों होते हैं। तो ध्यान से मेरी बातें आपको सुनना है। पृथ्वी की दो जो घूर्णन है याद रखना है। एक है घूर्णन जो है रोटेशन यानी कि दैनिक गति, ठीक है। एक है दैनिक गति जिसको कि कहा जाता है रोटेशन, हिंदी में घूर्णन, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है परिक्रमण। दूसरा जो होता है वो होता है परिक्रमण। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है वार्षिक गति। तो देखिए ये घूर्णन यानी कि दैनिक गति के कारण जो होता है दिन और रात होते हैं, ठीक है। और ये जो परिक्रमण है यानी कि रिवॉल्यूशन है, वार्षिक गति है, इसके कारण से जो है ऋतु बदलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, वार्षिक गति के कारण जो है ऋतुएं बदलती है। और एक पूरे साल में जो पृथ्वी है सूर्य की चक्कर लगाता है कितने मतलब टाइम में, तो 365 दिन और 6 घंटा, याद रखिएगा, ठीक है, 6 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीनविच किस देश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है। तो देखिए ग्रीनविच जो है समय का निर्धारण इसी के आधार को मानकर किया जाता है। विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। कितने? 24 टाइम जोनों में बांटा गया है विश्व को। और इस टाइम जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम का मानक समय से 1 घंटे के अंतर के आधार पर विभाजित किया गया है। और ये ग्रीनविच जो है ये है यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर कि निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अधिकतम पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीजन। और न्यूनतम पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी। तो पहले 50 किलोमीटर थी और उसका 1/10 हो गया, तो काट दीजिए तो कितना कम हुआ? 5 किलोमीटर, यानी कि अब 45 किलोमीटर पर आवर हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो देखिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। तो देखिए क्या है कि पहले 50 किलोमीटर था, ठीक है। उसके बाद कितना 1/10 कम होता है एक दिन, तो कितना हो गया? 45 किलोमीटर। और जिस दिन ये 1/10 किलोमीटर कम होता है प्रति घंटा स्पीड, उस दिन जो है 18 मिनट समय अधिक लग जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 18 मिनट अधिक लगता है, ठीक है। 18 मिनट अधिक लगता है, तो आप एक तरफ 18 को लिख लीजिए, ये समय है 18। अब जब समय आ गया तो समय को हम दोनों तरफ, इस तरफ भी समय लिखेंगे और इस तरफ समय वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी x मान लिया और 18 मिनट अधिक लगता है। स्पीड कितना है? चाल 45 हो जाता है, माइनस दूरी x है, अब चाल कितना है? 50 किलोमीटर। अब इस 18 मिनट को आप इसको घंटा में बदल दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। अब जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, ये दूरी है x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 135 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो दादर और नागर हवेली जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा 33 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आप अपना जो स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे है। 34 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अवार्ड से नवाजा गया है विराट कोहली को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है नदी घाटी परियोजनाएं दी हैं और दूसरी तरफ नदियां दी हुई हैं। तो देखिएगा इडुक्की जो है, थोड़ा सा और ऊपर करता हूं ताकि आपको ऑप्शन सारे दिखाई दे। तो देखिए इडुक्की जो है ये कहाँ है? पेरियार में है। माता टीला कहाँ है बताइएगा? माता टीला जो है ये कहाँ है? माता टीला कहाँ है बताइए? माता टीला कहाँ है? देखिए 36 का जो आंसर मैं बता देता हूँ, थोड़ा टाइम सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, सी आंसर हो जाएगा। इडुक्की कहाँ है? पेरियार पे है। माता टीला कहाँ है? बेतवा पे है। नागार्जुन सागर कहाँ है? नागार्जुन जो है कृष्णा पे है। और पंचमपाद जो है गोदावरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि स्थानांतरणशील कृषि, ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। क्या इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है? तो बिल्कुल सही है, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। इसमें वनों को साफ करके या जला करके कृषि की जाती है, ये भी सही है। इसमें फसल चक्र की विधि अपनाई जाती है, गलत है। इसका संबंध चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1 और 2, ये दोनों जो हैं सही हैं। ठीक है, 37 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला तेल परिष्करण संयंत्र जो है ये असम के दिगबोई में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? सबसे पहले जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखना है 1935 में, और इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर बात करें बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। वेलवादर कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पेरियार केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। बताना है आपको कि इनमें से कौन से प्रदूषण से होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? शेर की संख्या कितनी है? 42 का सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए 4 सिंह हैं, ठीक है, 3 तो दिखाई देते हैं आपको, लेकिन चौथा जो है आपको दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम यानी कि इंटरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो ये हुआ कब बताइए, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो ये कौन रखवाता है? तो देखिए वित्त आयोग के बारे में जान लीजिए। इसके गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो है वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर होंगे इसका ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति के पास ये जो है सिफारिश को संसद में प्रत्येक सदन में रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबको आप ध्यान से देखिए। चलिए 45 नंबर देखिए कि 45 नंबर में है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो कौन सा इसमें से जो होगा सही आंसर हो जाएगा बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता, ठीक है, पूजा की समानता। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 में। 14 में क्या है? 14 में ध्यान से सुनिएगा, 14 में है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। 15 में कहा गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में जो सरकार है सभी को समान अवसर प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बताना है कि क्या रोक सकती है। 47 का आंसर दीजिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत है, ये नहीं रोक सकती है। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए, ये बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 1 और 3 जो है करेक्ट हैं, बाकी सभी जो हैं गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में कब लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति इस बात के सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार से नहीं चल रहा हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा होती है, ये बिल्कुल सही कहा गया है, लेकिन राष्ट्रपति को इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि वास्तव में उस राज्य में शासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो 49 का बताइएगा, सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है, राज्यों में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी सही है। उसके बाद बात करें तो 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची ये गलत है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति ये सही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। 49 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्यानाकर्षण सूचना यानी कि कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। 50 का बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है अल्पावधि की चर्चा को। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, एक तरफ कथन है और एक तरफ जो है अगला रीजन दिया गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप यानी कि फेडरल फॉर्म का है, सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों के वैधानिक तंत्र का विफलता की दशा के प्रावधान है, तो देखिए ये गलत है। ठीक है, राज्यों का जो वैधानिक तंत्र है, संवैधानिक तंत्र, वो विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, 356 के तहत। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, और 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल है। तो आप ये तीनों ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए कथन सिर्फ है। ठीक है, कथन ए सही है परंतु आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को। खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पाद का है और शेष ताजे उत्पाद का है। ठीक है, 30% डेयरी का है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। तो 50,000 में से 30% तो है डेयरी का, निकाल लीजिएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासक होते हैं, सही है, इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये गलत है। अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री, आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केवल एक सही है। ठीक है, केवल ये जो है यही सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। ठीक है, उसके वर्तमान आयु का योग उनकी, एक का x मान लीजिए, एक का y मान लीजिए। ठीक है, और आज से 3 साल बाद, तो दोनों तरफ 3 साल जोड़ना है आपको। ठीक है, दोनों तरफ 3 साल जोड़ दीजिए, एक तरफ को यूजिन मानिए और एक को पन्ना मानिए और इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। एक इक्वेशन x + y से बनेगा 54। ठीक है, और एक इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिएगा, पढ़ करके इसको सॉल्व कीजिए तो बनेगा, सही आंसर इसका 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो ये क्या है। 56 का जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी नीतियों को। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। 57 का, तो 57 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 भुगतान से इसके चालू लेखा के संबंध में। सुमेलित कीजिए। देखिए, विद्युत चुंबकत्व ये किसने दिया था, विद्युत चुंबकत्व का बताइए।
तो फैराडे ने, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत तो ये दिया था डार्विन ने, ठीक है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। और प्राकृतिक वर्णवाद का, आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल हो जाएगा, ठीक है। जड़त्व का हो जाएगा न्यूटन और प्रकृतिवाद का सिद्धांत हो जाएगा डार्विन का। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? तो देखिए GSAT-30 का जो है इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना से किया गया है, याद रखिएगा, फ्रेंच गुयाना से किया गया है। और ये किसका स्थान लेगा? ये लेगा इनसेट 3A का। ऑप्शन ए जो होगा 59 का सही, 59 का डी हो जाएगा। इनसेट 4A, माफ कीजिएगा, इनसेट 4A का ये जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बच जाता है, या निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो होता है किसके कारण से होता है बताना है आपको। तो ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण से, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण से, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण से। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आपके लिए देखिए कितना मेहनत करता हूँ, बस आपको एक उंगली चलाना है, वीडियो को जस्ट आपको शेयर करने हैं। तो देखिए कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो बना होता है स्टार्च का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये होता है एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, समतल त्रिकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो ये कहाँ से छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था वेंकानूर से। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? ठीक है, हाई जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो 65 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संकलक यानी कि कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक कौन सा है इनमें से? तो अधिकतम नुकसानदायक कौन सा है? तो अधिकतम नुकसानदायक जो है वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। 66 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि रडार के प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? चारों ऑप्शन को पढ़िए। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं कौन सा तत्व होता है मनुष्य में? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सीसा। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है? बताना है कि कौन सा वह रेडियो समस्थानिक है। वह है सोडियम 24। कोबाल्ट का जो है उपयोग कैंसर में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आयोडीन है 133। आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ किया जाता है? थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने के लिए। थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 70 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होगा इसका? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो आपने सुना भी होगा और शायद देखा भी होगा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ये जो दिया जाता है ये किस बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्टीरिया से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये गोताखोर जो है अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण के वाले सिलेंडर लेके जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है किसका? मीथेन का हवा से मिलना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये प्रतिपादित किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो ये हो जाता है नेत्र श्लेष्मा, जिसको कि कंजंटाइवा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो ये कौन सा है? ये करता है WBC यानी कि श्वेत रुधिर कण। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लाल रक्त कण का जो काम है वो ऑक्सीजन परिवहन में है। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है? तो मेलानिन करता है, ठीक है, एक वर्णिक लवक है ये। इसके संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, ठीक है, केवल दूसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले सूर्य जो है दृश्यमान हो जाता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है सूर्य, ये किसके कारण से होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। 78 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। तो देखिए, भौतिक अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये कहाँ है? अहमदाबाद में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से अहमदाबाद में? तो ये दोनों जो है अहमदाबाद में है, यानी कि 1 और 2 जो है अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बिल्कुल सही है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ये भी सही है। न्यास परिषद भी है। खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है। और ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? इटली के रोम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो है सऊदी अरब के जेद्दा में। जेद्दा जो है सऊदी अरब में है, याद रखिए कहाँ है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सदस्य नहीं है। तो देखिए, भारत जो है ये राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन का सदस्य है, सार्क का सदस्य है, नाम का भी सदस्य है, लेकिन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 83 का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसरो का पूर्ण रूप जो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? के सिवन है, के सिवन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा 85 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत ने भाग लिया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम भाग लिया था 1928 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल और केवल साहित्य से। देखिए, भारत रत्न साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, तो उसके बाद बहुत अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। पुलित्जर जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे जो है ये भी डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है, अलग अलग फील्ड में। ज्ञानपीठ जो है केवल और केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जनरल संग्रहालय किस देश से अलग होने से संबंधित है? बोगनविले जनरल संग्रहालय नहीं, संग्रह, ठीक है, किस देश से अलग होने से संबंधित है? तो यह है पपुआ न्यू गिनी से। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा 88 का। अगर बात करें पपुआ न्यू गिनी की, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सूफी संप्रदाय का संपादक किससे माना जाता है? ये माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? P × R ×
T/100 सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लीजिए। सही आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन डी। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो थी वो थी 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत थी 68.2%, 68.8%। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, देख लीजिए ये 100% हो जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 31.16%। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? तो देखिए सभी परमाणु रिएक्टर हैं। कैगा भी है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, ठीक है बताइए 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं यह देखता हूं कि अक्सर यह प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहार के सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की। कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1917 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस नगर में किया? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था बेंगलोर में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और 108वां का जो होगा वो होगा पुणे में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 107वीं का जो थीम था वो क्या था? थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो ये किस शैली से हैं? 97 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से ये प्रभावित हैं। 98 नंबर देखिएगा। 98 नंबर है कि कथन को पढ़ना है और आपको नीचे दिया गया है जो कूट, उसमें से सही आंसर बताना है। तो देखिए पढ़िए एक एक करके, तो एक एक करके पढ़िए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच 288 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर 28 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई है। बिल्कुल सही है। मीडिया समाचारों के अनुसार क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को जब पृथ्वी पर वापस लौटेंगी, यानी कि लौट गई हैं, तो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक समय तक यह व्यतीत कर चुकी होंगी। ये भी सही है। और ये सबसे लंबी समय तक अब रह गई हैं अंतरिक्ष में रहने वाली महिला, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिस्टीना कोच से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में 2016 सत्र के दौरान 288 दिन तक रहने वाले रिकॉर्ड नासा का ही पेगी विटसन का था, लेकिन अब क्रिस्टीना कोच का हो गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। ऑप्शन कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम तक रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है जो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।